अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड ऑडियंस, दिस इज सजाद अली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक आपके सामने एक करंट सिचुएशन नहीं डिस्कस करने जा रहा, बल्कि उसका हिस्टोरिकल और लिटरली पैरेलल्स के साथ एक डीप क्रिटिकल एनालिसिस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं अबाउट द राइजिंग टेंशन इन द पर्शियन गल्फ आफ्टर ऑपरेशन फ्रीडम। आफ्टर ऑपरेशन फ्रीडम, जिसे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, यूएसए की तरफ से ऑपरेशन फ्रीडम का नाम दिया गया है। अब अगर हम एस्केलेशन इन द गल्फ की अगर बात करें, तो इज हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ? सबसे पहले ड्रोन अटैक्स ऑन ऑयल फैसिलिटीज इन फुजैरा या पार्ट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अगर इसको देखा जाए तो ईरान ने डिनाई किया, पर्टिकुलरली इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये एक हिस्ट्री का डेंजरस पैटर्न हमें रिमाइंड करवाती है। पर हर्बल अटैक अगर देखा जाए तो वहां पर भी एक अटैक ग्लोबल वार का ट्रिगर था। डिफरेंस ये है कि आज के अटैक मोर इनडायरेक्ट हैं, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो इम्पैक्ट उतना ही डेंजरस हो सकता है जितना एट दैट टाइम था। यूएस स्ट्रेटेजी और गल्फ की अगर बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स और सेंट्रल कमांड का और ईरान के जो काउंटर क्लेम्स हैं वो हमें सीधा वहां तक ले जाते हैं जहां पर गल्फ ऑफ टोंकन इंसिडेंट हुआ था। उस वक्त भी नैरेटिव यही बिल्ट हुआ था, और बाद में हिस्टोरियंस ने एग्जैक्चरेटेड या वी कैन से मैनिपुलेटेड कहा था। अब यहाँ पे हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट है कि क्या आज भी एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट हो रहा है जो फ्यूचर मिलिट्री एस्केलेशन को जस्टिफाई करेगा। अब डिप्लोमेटिक चेस गेम अगर कोल्ड वार इको को देखा जाए तो यूएन रिलेशंस एज वेल एज रेजोल्यूशन जो है वो पुश हो रहा है, बट रियल डिसीजन मेकर्स जो है चाइना और रशिया है। अब यहाँ पे आपको कोल्ड वार पॉलिटिक्स की याद आती है कि जहाँ हर कन्फ्लिक्ट एक प्रॉक्सी बैटलफील्ड बन जाता था। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को अगर आप देखें तो दुनिया न्यूक्लियर वार के बिल्कुल करीब आ गई थी। सिर्फ मिस कैलकुलेशन की वजह से आज भी वही रिस्क एग्जिस्ट करता है। इकोनॉमिक वारफेयर जो है ये एक साइलेंट वेपन है। यूएस प्रेशर ऑन चाइना टू स्टॉप इरानियन एंड स्पेशली टारगेटिंग द पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी, हंगरी की पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी। और ये ऑयल क्राइसिस 1973 की याद दिलाता है कि उस वक्त ऑयल को एक वेपन के तौर पे यूज किया गया था और ग्लोबली इकोनॉमिक सिस्टम जो था वो कोलैप्स के करीब पहुंच गए थे। और आज ही ऑयल ही एक सेंट्रल फैक्टर है, और सिर्फ आपको प्लेयर्स चेंज नजर आते हैं। यहाँ पर अगर आप एक लिटरेरी प्रोस्पेक्टिव देखें तो पार वर्स और ह्यूमन नेचर को, तो अगर इस सिचुएशन को लिटरेचर के लेंस से देखा जाए तो यहाँ पे हमें नजर आता है मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। मैकबेथ में एक लाइन का कंसेप्ट है कि वोल्टेंग एम्बिशन, जब पार की डिजायर इंसान को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है। तो आज की ग्लोबल लीडर्स भी अगर देखा जाए तो वो भी डोमिनेंस और कंट्रोल के पीछे भागेंगे, तो रिजल्ट भी डेफिनेटली ट्रेजेडी ही नजर आएगा। एक और पावरफुल रेफरेंस अगर 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल का देखा जाए तो इस नॉवल में भी हमें एक ट्रुथ मैनिपुलेट होती हुई नजर आती है और नैरेटिव कंट्रोल किया जाता है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या आज मीडिया भी नैरेटिव जो है वो भी सिलेक्टिवली हो रहे हैं यहाँ पे, और अपनी पब्लिक के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है? क्या आज भी मीडिया जो इन्फ्लुएंस है और मैसेज है वो भी शेप हो रहा है? अगर वो आप वार की साइकोलॉजी को समझना चाहें तो यहाँ पे ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट बाय एरिक मेरिया रिमार्क्स एक हार्श रियलिटी दिखाता है। यहाँ पे हमें वार का असली बर्डन सोल्जर्स और सिविलियंस होते हैं, लीडर्स नहीं उठाते। ये बात हमेशा याद रखेंगे और आप भी इसको बखूबी आगाह। अब अगर फाइनली इसको आप देखें, क्रिटिकल एनालिसिस इसका करें तो हमारे एनालिसिस के मुताबिक हिस्ट्री रिपीट हो रही है यहाँ पे, बट इन मोर कम्प्लेक्स फॉर्म। लिटरेचर हमें वार्न करता है कि पार और ईगो का एंड डिस्ट्रक्शन ही होता है, और सबसे डेंजरस फैक्टर है कि मिस कैलकुलेशन प्लस मिस इन्फॉर्मेशन अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है तो ये सिर्फ मिडल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगी, बल्कि ग्लोबल क्राइसिस एक बन सकता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें
तो इस सिचुएशन को आप अंडरस्टैंड करें। अगर आप हिस्ट्री से नहीं सीखेंगे और हमें उसे रिपीट करने पर मजबूर होना पड़ेगा, मीन के ये फिर हमें फेस करने पड़े कॉन्सिक्वेंसेज। अब आप इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए अपने ओपिनियन जरूर दें और देखें कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, कि क्या एक आप न्यू ग्लोबल कन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं या आपको सिचुएशन रिजॉल्व होना नजर आती है। तो ये ज़रूर शेयर करें। डेफिनेटली इसमें लॉस जो है वो पब्लिक का ही है, एज वेल एज लीडर्स जो हैं वो सुकून से रहते हैं। पब्लिक और एज वेल एज मिलिट्री जो है, आपके सोल्जर्स जो हैं, वो इसमें डेफिनेटली ज़्यादा वो मुतासर होते हैं जब आप फेस टू फेस वार करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो जो सिचुएशन बन चुकी है ईरान और एज वेल एज अमेरिका की, तो वहाँ पे देखें पब्लिक बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लोग जो है ना शहीद हो रहे हैं। तो हमें इस सिचुएशन को समझना है और देखना है कि नेक्स्ट क्या होता है। तो आगो हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ सिचुएशन को लेकर जाएं। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या होता है। थैंक यू। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो और इस एनालिसिस को देखते हुए आप ज़रूर अप्रिशिएट करें, थैंक यू। ये आपका टोकन ऑफ अप्रिसिएशन होगा। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड।